गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स हम लोग स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तुम लोग घर में बैठ के डिस्कस कर रहे थे और मैं क्लासरूम में डिस्कस कर रही हूँ इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेटा आज लास्ट पार्ट इस चैप्टर का है जो मैं कंप्लीट करूँगी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो चैप्टर 14 मैं वापस लिख देती हूँ दैट दिस इज द चैप्टर 14 एंड बायोमोलिक्यूल्स। स्पेसिफिकली जो टॉपिक आज हमने लिया है दैट टॉपिक इज बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हमने कल डिस्कस किए थे डीएनए एंड आरएनए, उन न्यूक्लिक एसिड्स का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट, दे आर provided by the nature for some function, some kind of function, to perform some kind of function. And these functions are two main functions. सबसे पहले functions को देख लेते हैं कि इनके क्या क्या function. The first is replication of DNA. The second is protein synthesis. These are the functions of nucleic acid. Functions of nucleic acids I am saying because both the nucleic acids DNA and RNA are involved in these two functions. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिका वर्ड मीन्स कॉपी, अपने जैसी कॉपी बनाना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। जैसे फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी। जीरोक्स कॉपी अगर सही जीरोक्स कॉपी ली गई है तो कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल में और जीरोक्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये क्या है, अपनी एक जीरोक्स कॉपी है, डीएनए की जीरोक्स कॉपी है। देखो इसको समझने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अपना डीएनए का एक स्ट्रैंड है, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। Two strands, they are joined by the hydrogen bonds, double bond, triple bond, ठीक है। एक बार वापस मैं कल वाला रिवाइड करा देती हूँ। कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उस डीएनए के स्ट्रक्चर में ये सीक्वेंस फिक्स होती है कि एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ ज्वाइन करती है, ए विल ऑलवेज ज्वाइन विद टी, T will always join with A, C will always join with G and G will always join with C. इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग का नंबर भी फिक्स रहता है। जैसे A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है ऑलवेज, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑलवेज, ये बॉन्डिंग भी फिक्स होती है। अच्छा, अब होता क्या है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, जो अपने ओरिजिनल टू स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो स्ट्रैंड अनकोयल अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। अनकोयल अनवाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो कॉइलिंग हुई थी वो कॉइलिंग अब हट जाएगी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस आएगा। सेपरेट होने पर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना है, मैंने बोर्ड पर वो प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है, प्रोसेस तुम्हारा बुक में है और तुम्हें नोट्स में लिखना है, यही पॉइंट्स नोट्स में लिखना है। उसमें होगा क्या, जब अनवाइंडिंग होगी, अनकॉइलिंग होगी दोनों स्ट्रैंड्स की, तो उनमें से एक स्ट्रैंड अच्छे बच्चे की तरह, जैसे एक गुड स्टूडेंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे ही वीडियो देखते हैं तो वैसे उनका परफेक्ट काम हो जाए, उस अच्छे बच्चे की तरह वो अपनी नई कॉपी बनाना शुरू कर देता है। और जो दूसरा बच्चा है, देखो हमेशा नेचर में गुड और बैड दोनों में कंपैरिजन हर जगह चलता ही रहता है। तो जो अच्छा बच्चा नहीं है, जिसको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। किसी दिन अगर बोल दिया टीचर ने तो काम हो जाएगा, नहीं बोला तो नहीं होगा। यही काम इस दूसरे स्टैंड का होगा। इट इज नॉट मेकिंग द कंटिन्यूअस स्पेसेस। देखो इसने पूरा का पूरा एक अपने जैसी कॉपी बना ली है, रेप्लिका बना ली है अपने जैसी। और इस रेप्लिका में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा बेटा, मैंने जानबूझकर गलत लिखा था जिससे कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाए। देखो ए और टी, सी और जी, सी, ए टी, जी सी, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इट इज द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो बेस की सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम आगे चेंज करेंगे, डीएनए से ही हम आगे चेंज करेंगे। यहाँ पे यही मैं तुम्हें ध्यान दिलाना चाहती थी कि जो ओरिजिनल डीएनए में सीक्वेंस है वही सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होती चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन द बेसिस विच आर प्रेजेंट। जैसे अगर ए आई है तो उसके साथ टी आएगी, सी आई है तो उसके साथ जी आ जाएगी, जी आई है तो उसके साथ सी आ जाएगी, ए आई है तो उसके साथ टी आई है तो उसके साथ ए आ जाएगी, ए है तो टी आ जाएगी, डी है तो सी आ जाएगी। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स अगेन फिक्स है, सी और जी के बीच में ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड का आना कंपलसरी है, इसके बीच में डबल का आना कंपलसरी, डबल बॉन्ड कंपलसरी, ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी, ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी एंड डबल बॉन्ड कंपलसरी, ये बनना जरूरी है। सो दिस इज द सैंपल स्ट्रैंड। अब ये नया स्ट्रैंड बन गया है जिसमें हमारा ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड का पार्ट है, ये पेरेंटल पार्ट है और ये नया बना है। देखो ये पेरेंटल डीएनए था और ये पेरेंटल डीएनए का एक पार्ट था, एक स्ट्रैंड था जिसने कि अपनी जैसी कॉपी बना ली। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ दिस ज़ेरोक्स कॉपी, दिस न्यू कॉपी फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए, फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ ओरिजिनल डीएनए। वन सेगमेंट से मेरा मतलब है जैसे स्पाइरल बाइंडिंग हुई थी, स्पाइरल बाइंडिंग में एक के ऊपर एक आ रही थी, दोनों ने स्पाइरल बाइंडिंग की हुई थी, साथ साथ की हुई थी। पहले दोनों अनकॉयल हुए, अनकॉयल होने के बाद डीएनए के एक सेगमेंट ने अपनी कॉपी बनाई, दूसरे सेगमेंट ने अपनी ओरिजिनल कॉपी नहीं बनाई। फिर कैसे नहीं बनाई है? यहाँ पर कोई बेसिक सीक्वेंस नहीं है, यहाँ भी कोई बेसिक सीक्वेंस नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट सेट द रेप्लिका। इसको हम रेप्लिका नहीं बोल सकते, इसको हम रेप्लिकेशन नहीं बोल सकते। रेप्लिकेशन ये वाला है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन आया है, जो कंटिन्यूअस कॉपी नहीं आई है, इस डिसकंटिन्यूएशन को एक अलग से नाम दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दिस इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्योंकि पीसेस हैं, ये पीसेस बन रहे हैं, यहाँ पे पीस बन जाएगा, ये पीस बन जाएगा। These are called Okazaki fragments and these are actually the discontinuous pieces. ये Okazaki fragments क्या है? Okazaki तो नाम दिया हुआ है, but these are actually the discontinuous pieces, जहाँ पर कोई continuation नहीं है, कोई replication है, but not in continuous order, एक continuous order में नहीं है, तो उसको हम replication of DNA में consider करेंगे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, अपने जैसा नया स्ट्रैंड बनाने का डीएनए का, उसका पर्पस क्या है? बिकॉज इन साइंस द एवरीथिंग इज रिलेटेड विद पर्पस, पर्पस से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो पर्पस है, इसका पर्पस क्या होता है? मैंने नीचे लिखा हुआ है पर्पस, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसफर्ड ड्यू टू दिस। इस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का ही मैजिक है कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, एक जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है? यहाँ पर कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मीन्स कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बिकॉज डीएनए हैज द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इट्स ओन रेप्लिका। अपनी कॉपी बनाने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो वो जो नई कॉपी बनेगी, वो नई कॉपी उन जीन्स को कैरी कर रही है। तुम देख रहे हो बेस की सीक्वेंस वही आ रही है। जीन्स क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैंने आगे लिखा है इसको, जीन्स को, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ही एक सेगमेंट है। और अगर वो सेगमेंट अपने जैसी दूसरी कॉपी बना देता है, इट मीन्स दीज आर द ट्रांसफर्ड कॉपीज, दीज आर द ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और रेप्लिकेशन होता ही तभी है, रेप्लिकेशन उसी टाइम होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद आता है बेटा सेकंड अपना जो मेन टॉपिक है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में। एंड इन स्पाइट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस in the constitution of the body, the protein plays very important role in the constitution of the body। से मेरा मतलब क्या है कि अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में कम है तो हम वीक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। बच्चों के अंदर अगर प्रोटीन कम है, बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन देना एडवाइस किया जाता है। अगर बच्चों के अंदर प्रोटीन कम है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये वाली जो प्रोटीन अब यहाँ पे बनेगी, ये प्रोटीन सिंथेसिस। हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, हमारी बॉडी जो प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर क्या है, उसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में तुम्हें समझा देती हूँ, एक सेंटेंस में तुम्हें बताती हूँ, उसके बाद फिर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे। एक सेंटेंस क्या है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड? डीएनए विल फॉर्म मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए विल फॉर्म द प्रोटीन। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड पार्ट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है?
डीएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करना, रीड करके उस इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड देन क्योंकि जो अपनी प्रोटीन है उस प्रोटीन में भी बेस की ही सीक्वेंस होती है, उस प्रोटीन में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एमिनो एसिड्स भी कहीं ना कहीं से जुटाए जाते हैं, कोई ना कोई लेकर आता है इन एमिनो एसिड्स का। तो इसमें मेनली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बट मेनली द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कौन कौन से आरएनए हैं? यहाँ मैंने लिखा है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मीनिंग हिंदी में होता है संदेशवाहक, एक जगह से दूसरी जगह सूचना लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह सूचना कैरी करना, इंफॉर्मेशन कैरी करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना, नॉट कैरी, इंफॉर्मेशन कन्वे करना। अब ये जो इंफॉर्मेशन कन्वे हुई, कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन कन्वे हुई? देखो, इंफॉर्मेशन डीएनए से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन कहीं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, मैसेंजर आरएनए ने उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जैसे हमारे सेंटर में न्यूक्लियस में काम हो रहा है, ये काम न्यूक्लियस में हो रहा है, अपनी बॉडी में न्यूक्लियस में ये काम हो रहा है। न्यूक्लियस में अब मैं तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जैसे सपोज अपने प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर को कोई काम था, सपोज कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, उन्होंने पियोन को इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? सेंटर से इन्फॉर्मेशन आई, पियोन को इन्फॉर्मेशन दी, पियोन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मैसेंजर आरएनए का काम कर रहा है, उसने वो इन्फॉर्मेशन मुझे दी। अब मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में तुम लोगों को कन्वे कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी लैंग्वेज में तुम लोगों को कन्वे कर दिया। तो जब वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुंची है तब वो प्रोटीन बन चुकी है, वो इन्फॉर्मेशन अब प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो जो मैसेंजर आरएनए इसका काम क्या है? डीएनए की बात को एज सच एक्सेप्ट करना इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए ही एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अगर बीच में से मैसेंजर आरएनए को गायब कर दिया जाए तो मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ही नहीं, कोई प्रोटीन बनने का चांस ही नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली। ये बात समझ में आई? तो मैसेंजर आरएनए प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना है और मैसेंजर आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के बनाने के लिए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके जो हेल्पर्स, इसको जो हेल्प करने वाले लोग, वो हेल्पर्स क्या है? देखो, एक ट्रांसफर आरएनए है और एक राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइबोसोम्स को बनाता है राइबोसोमल आरएनए। एंड टीआरएनए क्रिएट्स अ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, जो एमिनो एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि प्रोटीन तो हम बाहर से भी ले रहे हैं, और कुछ मैंने तुम्हें बताया भी था कि कुछ एमिनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एमिनो एसिड्स हैं उस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उन एमिनो एसिड्स की एक सीक्वेंस, एक चेन कौन बनाता है? ट्रांसफर आरएनए, और ये चेन बनाकर मैसेंजर आरएनए को दे देता है, बिकॉज मैसेंजर आरएनए इज द मेन पर्सन हु इज क्रिएटिंग द प्रोटीन। जो प्रोटीन बनाने के लिए मेन है, उसी के पास ट्रांसफर आरएनए के थ्रू एमिनो एसिड की सीक्वेंस भेज दी जाती है कि ये प्रोटीन रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, ये प्रोटीन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट में अपना AUG, AUC, GCC, दिस इज कॉल्ड कोडोन। अभी आएंगे इसमें, दिस इज कॉल्ड कोडोन। ये कोडोन है, इस कोडोन से तो पता चलता है कि हाँ इस टाइप की प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को डायग्राम में समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रैंड्स से दिए हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स दिए, इसको मैंने बीच वाले पार्ट को जूम कर दिया, बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया कि जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि यहाँ पे है क्या, प्रैक्टिकली क्या है। क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसा हमें नहीं समझ में आना। मैंने इस पार्ट को जूम किया, जूम करने के बाद मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखी, जो बेस की सीक्वेंस प्रेजेंट थी दोनों स्ट्रैंड में। एक में प्रेजेंट है AAGATCA, दूसरे में प्रेजेंट है TACTAGT, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए के साथ टी को आना, डी के साथ ए को आना, डी के साथ सी को आना, ए के साथ फिर टी को आना, डी के साथ ए को आना, सी के साथ जी को आना, ए के साथ डी को आना, जिसके साथ जिसको आना है मैंने वही वहां पे रख दिया। अब क्या होगा? देखो, दोनों स्ट्रैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल,
both strands are not involved, only one strand is involved. एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कोई ऐसे ही ट्रेडिशन नहीं चली आ रही है कि फैमिली में किसी एक को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्लास में किसी एक को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी नहीं चली आ रही है, इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ नेचर, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबल है वही आरएनए का सिंथेसिस करेगा। इस बार डीएनए नहीं बन रहा है, इस बार आरएनए बन रहा है, और वो आरएनए बनेगा तो इसका मतलब बेस के सीक्वेंस में चेंज आएगा। कहाँ पर चेंज आएगा देखो, अभी नहीं बताती हूँ, पहले देखो अपने आप, तो तुम्हें थोड़ा पता चलेगा तुझे। देखो यहाँ पर टी था, पहले मैंने टी ही रखा, उसके साथ ए आया, यहाँ ए था उसके साथ यू आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था ना, ए टी जी सी, हाँ ये ओरिजिनल तो टी लिखेगा, ठीक है। सी के साथ जी आया, टी के साथ ए आया, और ए के साथ यू आया, जी के साथ सी आया। कहाँ पर चेंज हुआ? टी इन द न्यू स्ट्रैंड is now replaced from T के बदले अब U आ गया। T is replaced by U. Why? Because in RNA uracil is present in place of thymine. तो जहाँ पर थायमिन को बनना चाहिए वहाँ पर थायमिन ना बनकर उसके बदले यूरासिल आ जाती है। ये यूरासिल आ रही है, यूरासिल। Got it? Now come to the next diagram. इस डायग्राम में अब मैंने ये क्या लिया, AUG, the sequence of messenger RNA। जो मैसेंजर आरएनए हमारा बना है, ये तो पहले से था, जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके सीक्वेंस में नहीं आ रही थी। AUG, AUC तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही है, तो मैंने एक और कोडों को लिख दिया कि जैसे GCC, तो ट्रिपलेट लिखना होता है, तो GCC, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो आरएनए बना है, किससे बना है? डीएनए के स्ट्रैंड से। डीएनए के स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए बना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद देखो, अब यहाँ पर जो AUG, AUC, GCC जो सीक्वेंस की बेस थी वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुई, और ये पॉलीपेप्टाइड में जो कन्वर्ट हुई है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज दिस पार्ट, दिस वन इज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, क्योंकि सीक्वेंस यहाँ पर मैसेंजर आरएनए लिखी हुई है, इसलिए इसके सामने मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया, और इसको दोनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए मींस द फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए इज नाउ फॉर्मिंग द प्रोटीन polypeptides which are responsible for the formation of protein. This is called the translation process. तो दो प्रोसेस में हुए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते देखो, जीन मैंने तुम्हें बताया था रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए। एक्चुअली जीन्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के पार्ट्स होते हैं, ये देखो, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए के ऊपर सिचुएटेड है तो डीएनए का पार्ट ही माना जाता है उसको। अब एक टर्म आती है जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज अ ट्रिपलेट। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रिपलेट, यहाँ पे 3 बेस की सीक्वेंस लिखी हुई है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। अगर 3 बेस की सीक्वेंस एक साथ आ रही है तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, एंड दिस इज अ ट्रिपलेट। सिंगल ट्रिपलेट is called codon, and sequence of nucleotide on messenger RNA is called genetic code, which is transferred further in the form of protein. जो बाद में जो sequence of nucleotide on messenger RNA के ऊपर जो nucleotide की sequence है, यही फिर कन्वर्ट हो रही है न्यूक्लियोटाइड में, यही फिर कन्वर्ट हो रही है प्रोटीन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। तो ये बेटा अपना प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में था। एक बार मैं वापस इसको रिवाइज करती हूँ। See, protein synthesis is related to
the formation of protein inside the cell, inside the human body. Two processes are involved, transcription and translation. Transcription is synthesis of messenger RNA and translation is formation of the protein. इस तरह से समझिए, जैसे DNA से messenger RNA से प्रोटीन का बनना. This whole process is called protein synthesis. This is transcription and this is translation. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन पहले एज सच कॉपी बनना, उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट करना अमीनो एसिड के साथ साथ सीक्वेंस की फॉर्म, सीक्वेंशियल स्टेप्स में. दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन दिस प्रोटीन सिंथेसिस जीन एंड जेनेटिक कोड दे आर, क्योंकि अपना डीएनए भी प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं. जीन और जेनेटिक कोड, तो जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. 3 nucleotides exist together to give a single information and that is called genetic code. अच्छा, अब 2 चीजें और मुझे तुम्हें बतानी है बेटा. वैसे 10th में तुम उनको इलेबोरेट करके पढ़ चुके हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन उनका नहीं लिखा. मैंने कुछ ही पॉइंट्स उनके लिए लिखे हैं बोर्ड पर और पूरी कंप्लीट टेबल तुम्हारे पास बुक में अवेलेबल है. मैं नोट्स के फॉर्म में भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी. जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर the secretions of endocrine glands in the human body. देखो, हार्मोन वैसे 2 तरह के होते हैं. They are also present in the plants and they are also present in the animal body. Human body में भी present होते हैं. Human body में जो हार्मोन्स हैं, they are secreted by the endocrine glands. Endocrine gland हम किनको बोलते हैं? जिनके secretions directly blood में रिलीज किए जाते हैं. The glands which release their secretions directly into blood. For example, thyroxine. For example, pituitary. For example, thymus gland. For example, pancreas. दोनों काम करते हैं, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, दोनों काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इनकी फंक्शंस क्या हैं हार्मोन्स के? हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड. हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे माइंड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हार्मोन्स के हाथ में होता है. ये हार्मोन्स के सिक्रीशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन अपना सिक्रीशन कम हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन का, तो ग्रोथ रुक जाती है. थायराइड हार्मोन से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है. ठीक है. तो इनका जो सिक्रीशन है, जैसे इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास सिक्रीट करती है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर. अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो कम होने पर लोगों को डायबिटीज हो जाती है. ठीक है. तो ये जो हार्मोन्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी फंक्शंस एंड बॉडी पोस्चर्स. वो सब यही डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग, अगर हम एक भीड़ में से देखें, इवन बच्चों की लाइन में से देखें, तो कुछ बिल्कुल सही बॉडी पोस्चर फॉलो करते हैं और कुछ बिल्कुल भी बॉडी पोस्चर का उन्हें पता नहीं होता. द रीजन इज द सिक्रीशन अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, कि किस टाइम पे कितना सिक्रीशन हो रहा है उनका हार्मोन का, प्रॉपर सिक्रीशन है या नहीं है. एक्सेसिव सिक्रीशन हो तो भी हार्मफुल है और अगर लो अमाउंट में सिक्रीशन हो तो भी हार्मफुल होता है. ठीक है. तो ये हार्मोन्स की एक टेबल बनी हुई है बुक में. 2 के मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया. जैसे थायरोक्सिन सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. देन insulin secreted from the pancreas, it is responsible for the sugar consumption inside the body. Then come to the vitamins. You are well aware about the vitamins as well. 10th में मुझे अच्छे से पता है कि पूरा चैप्टर है फूड का और उसमें विटामिन्स भी आते हैं सारे. तो विटामिन्स क्या हैं? दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट इन द बॉडी. बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में नहीं होती है, लेकिन जितनी भी अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, अगर उतना अमाउंट हम नहीं लेते हैं अपने फूड से, अगर उतना अमाउंट नहीं ले पाते हैं, देन दिस कोज द डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर आर मेनी डेफिशिएंसी डिजीजेस व्हिच आर वेरी वेरी हार्मफुल, और जिनमें कोई भी मेडिसिन भी काम नहीं करती. उनमें केवल फूड सप्लीमेंट ही काम करते हैं कि हम वो फूड लें वापस से रिकवर होने के लिए कि जो विटामिन की डेफिशिएंसी से हुई डिजीजेज हैं. जैसे स्कर्वी एक डिजीज है,
जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। इसी तरह से नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग परफेक्ट टू द आईज, तो उसके लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी and it is taken from the sunlight and it is responsible for the bones and the tissues to keep fit and healthy। तो ये जो विटामिन हैं इनका रोल क्या है, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और इनका रोल यही है कि अपनी बॉडी के एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी बॉडी का ये एक रेजिस्टिव मैकेनिज्म बनाते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि अभी कोरोना काल में कि जिसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी, जिसकी जितनी इम्यूनिटी होगी, वो उतना ही आसानी से सर्वाइव कर पाएगा इस पीरियड में। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी हमें विटामिन और मिनरल से भी मिलती है, ठीक है। अब विटामिन को जितने भी इनका टोटल नंबर है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बी एंड सी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो ए बी ई के। देखो बच्चे क्या करते हैं, उनको उल्टा याद रखते हैं, तो मैं तुम्हें याद रखने का इजी तरीका बताती हूँ। फैट छोटा वर्ड है, ज़्यादा विटामिन आएंगे। वाटर बड़ा वर्ड है, कम विटामिन आएंगे। या तो इस तरह से याद रखो, या फिर अगर तुम स्ट्रक्चर तुम जानते हो फैट का और वाटर का तो तुम्हें पता ही है स्ट्रक्चर, तो अगर तुम इनके स्ट्रक्चर जानते हो तो वाटर का स्ट्रक्चर छोटा है, केवल 2 ही विटामिन डिसॉल्व हो पाते हैं। फैट का स्ट्रक्चर बड़ा है, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज कार्बन चेन, C15H31 COOR, तो उसमें ज़्यादा विटामिन अपने डिसॉल्व हो जाते हैं। और वैसे इनका डिसोल्यूशन डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर पर, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री की थ्योरी क्या कहती है, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जिनका स्ट्रक्चर फैट के जैसा होगा वो फैट में डिसॉल्व करेंगे, और जिनका स्ट्रक्चर वाटर के जैसा होगा, इट मीन्स पोलर होगा, दे विल डिसॉल्व इन द वाटर, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाएंगे। तो ये अपना चैप्टर था बेटा 14 आज कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 10 से तुम्हारी थोड़ी आई हुई है, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल टेक अ रीडिंग ऑफ योर बुक, योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू।